बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हमारा आखिरी लेक्चर है 32। खुश हो रहे होंगे आप कि आज हमारा कोर्स ख़त्म होने जा रहा है। डेफिनेटली आपको खुश होना चाहिए कि आज आपका जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को थॉरोली स्टडी किया। और इन लास्ट 32 लेक्चर्स में हमने कोशिश की, जैसे कि आप इससे विटनेस भी हो, कि हमने फ्रॉम वेरी बेसिक्स हमने स्टार्ट किया टर्म को और उसको हम इंशाल्लाह हमने अपने जो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अचीव करने की कोशिश की और हमने किया। ठीक है, तो आज लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है क्रॉस इंटेंसिटी रेफरेंस से एसएल प्रॉब्लम स्टर्न लॉयली सिस्टम। इस सिस्टम में हम बेसिकली बात करते हैं कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, और चाहे वो ऑर्डिनरी हों चाहे वो पार्शियल हों, फिलहाल हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। उनका जो सोल्यूशन होगा अगर वो एसएल प्रॉब्लम है और रेगुलर एसएल प्रॉब्लम है, जो हम इस कोर्स में हम सिर्फ रेगुलर एसएल प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमने रेगुलर एसएल प्रॉब्लम में हमने जो सोल्यूशन आएगा आपके पास उसको हम आइडेंट फंक्शन कहते हैं जी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके जो सोल्यूशन है, जो आइडेंट फंक्शन है हमारा, वो किसी एक पैरामीटर के रेफरेंस से आता है जिसको हम लेमडा, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में लेमडा के रेफरेंस से हम बात कर रहे थे, तो लेमडा जो है उसको हम आइडेंट वैल्यू कहेंगे जी। ठीक है, और इन कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी कि आपके पास इन्फिनिट लेमडाज हो सकते हैं इन सम इंक्रीजिंग मैनर, और हर लेमडा के रेलेवेंट आपके पास एक आइडेंट हर फंक्शन होगा, यानी हर आइडेंट वैल्यू के रेफरेंस से आपके पास एक आइडेंट फंक्शन होता है जी। ठीक है, आज हम बेसिकली लेक्चर 32 है, बेसिकली इसमें हम आज थोड़ा सा रिव्यू पहले मैं कर देता हूँ आपको कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली हेंटल ट्रांसफॉर्म को स्टडी किया और हेंटल ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन टुवर्ड्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी। ठीक है, और उससे कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी, एंड देन वी मेनली स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर द एसएल प्रॉब्लम जी, कि स्टर्न लॉयली सिस्टम स्टर्न लॉयली प्रॉब्लम होता क्या है जी। ठीक है, आज इस लास्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करने की, और इसी बेसिक्स पे ही हम रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और जो आपको हैंडआउट्स में भी नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा ये जो काम आप करके आ रहे हो, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो आपने एग्जांपल की थी वो बेसिकली आप इससे पहले बहुत दफ़ा आप कर चुके हो जी। ठीक है, इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में आई थिंक सो। टुडे आई विल कंटिन्यू दिस स्टर्न लॉयली प्रॉब्लम्स। For first of all I would like to start with ordinary differential equations and then I will discuss something about partial derivatives। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर में उसके रेफरेंस से जो असल प्रॉब्लम मेरे पास आता है मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर एसएल सिस्टम, consider the SL system consisting of the following differential equation. Give a d of x, r of x, y dash plus q of x plus lambda p of x y is equal to 0 subject to the boundary condition subject to the conditions alpha 1 y of a plus alpha 2 beta 1 y dash of a is equal to 0 and alpha 2 y of b plus beta 2 y dash of b is equal to 0 जी। इसको मैं इक्वेशन 2 कहूँगा, 2a and 2b, इसको मैं 2a कह देता हूँ, इसको 2b कह देता हूँ। सो ये कंडीशन है मेरे पास। लेट सो दिस इज अ लैम्डा,
ये आइगन वैल्यू है यहाँ पे, और उसका जो सोल्यूशन हो रहा है उसमें आइगन फंक्शन कहता हूँ. सो लेट lambda m and lambda n be any two eigenvalues of the problem and ym and yn are corresponding eigen functions. Eigen functions. Then important thing जो अब आ रही है, जो इस रिजल्ट की निचोड़ है वो क्या है कि ym और yn आपस में ऑर्थोगोनल होंगे. Then ym and yn are orthogonal with respect to the eigen functions. ये eigen functions with respect to the weight function, not eigen function with respect to the weight functions. और weight function let's say वो rho of x है on interval a लेस देन एच लेस. इस इंटरवल के लिए हम बात करें, वन डायमेंशनल है तो ए टू बी, टू डायमेंशनल हो तो फिर रेक्टेंगल हो जाती है. ठीक है. सो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जी. इस रिजल्ट को मैं प्रूव भी करूंगा और ये रिजल्ट हमें बहुत कुछ देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर आपके पास दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं उससे एक प्रॉब्लम की, तो उन आइगन वैल्यूज के रेफरेंस से आपके पास दो आइगन फंक्शंस होंगे. ठीक है, ये तो बात आप पहले कर चुके हो. अब ये रिजल्ट ये कहता है कि वो आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन. तो वेट फंक्शन साथ हो रहा तो उसके रेफरेंस से वो ऑर्थोगोनल होंगे. ठीक है. और व्हाट इज द वेट फंक्शन? जब हमने फोरियर सीरीज पढ़ा था तो मैंने वेट फंक्शन को डिस्क्राइब किया था. फोरियर सीरीज अबाउट 15-16 लेक्चर जो भी था, और साथ मैंने ये भी कहा था कि आप इसको डिटेल के साथ पढ़ें. आज वो डिटेल हमें यहाँ पे काम देगी. ठीक है. मैं अगेन फोरियर वेट फंक्शंस के ऊपर नहीं जा रहा, जो कौन से फंक्शंस होते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ठीक है. सो इसका जो और वो फंक्शन बड़े कोई उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझना है. ठीक है. प्रूफ इसका मैं प्रूफ करता हूँ. ठीक है. अगर ym और yn आइगन फंक्शन है इस सिस्टम के, तो वो इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई भी करेंगे. ठीक है. इफ ym and yn are eigen functions of SL problem corresponding to the eigenvalues. If ym and yn are eigen functions corresponding to the eigenvalues lambda n and lambda n respectively. ठीक है. Then equation 1 takes the form ym और yn अगर आइगन फंक्शंस हैं corresponding lambda m और lambda n के रेफरेंस, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे इन द सेंस d by d of x r of x ym dash plus q of x plus lambda m p of x ym is equal to 0. इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ. और सिमिलरली lambda n के लिए yn dash plus q of x plus lambda n p of x yn is equal to 0. इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ. इनको मैंने सिंप्लीफाई करना है किसी भी तरह से कि मैं सिंप्लीफाई करके मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने प्रूव क्या करना है. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा ym और yn आपस में ऑर्थोगोनल हैं.
विद रिस्पेक्ट टू सम वेट फंक्शन, ठीक है, उनकी ऑर्थोगोनैलिटी को प्रूव करना है। तो मैं इस इक्वेशन 3 को मैं वाई एन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 4 को मैं वाई एम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 multiplying equation 3 by yn and equation 4 by ym and subtracting the two resulting equations, that is इसमें वाई एन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ वाई एन डी बाई डी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वाई एम डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा एम पी ऑफ एक्स वाई एन वाई एम, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू ym d by d of x r of x y n dash plus q of x plus lambda n p of x y n y m, this is equals to 0 g. So it gives me subtraction of these two things, it gives me ym d by d of x r of x yn dash minus yn d by d of x r of x ym dash plus q of x yn ym minus q of x yn ym plus lambda n p of x yn ym minus lambda m p of x yn ym is equal to 0. तो ये चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो रही, we are left only with ym d by d of x r of x yn dash minus yn d by d of x r of x ym dash is equal to, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो दिस इज समथिंग लेमडा m माइनस लेमडा n कॉमन ले लें तो p of x yn ym जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ जी, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग 5 फ्रॉम h इज इक्वल टू a टू h इज इक्वल टू b, जो उसी डोमेन है मैं उसके ऊपर उसको इंटीग्रेट करता हूँ, वी ऑब्टेन। अब आप देखें कौन सी इक्वेशन थी, वाई एम डी बाई डी ऑफ एक्स, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए टू बी वाई एम डी बाई डी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वाई एन डैश डी ऑफ एक्स प्लस ए टू बी वाई ऑफ एन डी बाई डी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स वाई एन डैश डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एम और लेमडा एन दोनों कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, लेमडा एम माइनस लेमडा एन ए टू बी, of course what is this, p of x yn ym p of x yn and ym d of x, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 6 कहता हूँ, बल्कि इसको मैं
इसको मैं इंटीग्रल I1 से ज़ाहिर करता हूँ और इसको मैं इंटीग्रल I2 से ज़ाहिर करता हूँ। I1 को मैं सेपरेटली डील करता हूँ, तो I1 बेसिकली दिस इज नथिंग बट a to b ym d by d of x r of x yn dash d of x एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बाई पार्ट्स इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। इसका इंटीग्रल मेरे पास है और इसको मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रल क्या है, डी बाई डी ऑफ एक्स वाई एम इंटू आर ऑफ एक्स वाई एन ए टू बी माइनस ए टू बी आर ऑफ एक्स वाई एन डैश वाई एम डैश एंड दिस इज डी ऑफ एक्स जी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया आर ऑफ एक्स और ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई। सिमिलरली दिस इज I1, सिमिलरली I2 ये आ जाएगा वाई एन आर ऑफ एक्स वाई, लुक दिस शुड बी हियर वाई एम जी, वाई एम डैश a to b minus a to b r of x y n dash y m dash and d of x जी। ठीक है, ये मेरे पास I1 और I2 आ गए जी। अब मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 6 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 6, substituting the values of I1 and I2 in equation 6 we obtain, so I1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो वाई एम आर ऑफ एक्स वाई एन डैश वाई एम आर ऑफ एक्स वाई एन डैश ए टू बी माइनस ए टू बी r of x ym dash yn dash dx माइनस ये माइनस, तो I2 की वैल्यू ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, yn r of x ym dash a to b plus a to b r of x ym dash yn dash dx and this is equal to the right hand side lambda m minus lambda n, lambda m minus lambda n integral a to b and of course p of x yn ym dx, p of x yn ym dx। लुक ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हुई और इस टोटल में इस तरह लिख लूँ तो लैम्डा m माइनस लैम्डा n a to b p of x yn ym dx, this is equals to b सब्स्टिट्यूट कर दो तो फर्स्ट टर्म r of x r of p y m of p y n dash of p, okay, then minus r of a y m of a y n dash of a माइनस, जब मैं इसी टर्म सब्स्टिट्यूट माइनस आ जाएगा तो माइनस वाई एन ऑफ पी आर ऑफ पी वाई एम डैश ऑफ बी और देन प्लस आर ऑफ ए वाई एन ऑफ ए वाई एन एम डैश ऑफ ए जी। ठीक है, मैं आर ऑफ बी और आर ऑफ ए कॉमन लेता हूं तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, आर ऑफ ए कॉमन लें तो वाई एम ऑफ बी वाई एन डैश ऑफ बी
माइनस वाई एन ऑफ बी वाई एम डैश ऑफ बी, एंड आप यहां से आर ऑफ बी कॉमन लें, आर ऑफ ए कॉमन लिया तो हल तो हो गया वाई एम ऑफ बी, नो देयर इज वन मिस्टेक, मैंने ये आर ऑफ बी कॉमन लिया था जी, ठीक है। आर ऑफ बी कॉमन लिया तो वाई एम ऑफ बी वाई एन डैश ऑफ बी और वाई एन ऑफ बी और वाई एम डैश ऑफ बी जी। अब आर ऑफ ए इसी तरह कॉमन लें, माइनस आर ऑफ ए, तो वाई एम ऑफ ए वाई एन डैश ऑफ ए माइनस वाई एन ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ ए जी, ठीक है। ये आर ऑफ ए और आर ऑफ बी हो जाएगी, ये तो आ गया। बट माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव दैट दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल होने के लिए इनका प्रोडक्ट अंडर दिस इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, सो वो हम कैसे अचीव करेंगे? वो हम ऐसे अचीव करेंगे कि आपका जनाब जो एसएल सिस्टम है, जो लैम्डा एन और लैम्डा एम, वो उसकी बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। लुक, मैंने जो रिजल्ट लिखा था मैंने इसलिए डिटेल के साथ लिखा, वापस लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे वो इन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी लैम्डा 1 वाई एम ऑफ ए प्लस बीटा 1 वाई एम डैश ऑफ पी, और सिमिलरली ये वाई एन के लिए भी सेटिस्फाई होगा, और ये दोनों कंडीशंस। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, सो नाउ द आइडल फंक्शंस ym and yn must both satisfy the boundary conditions to A and to B both. In particular, from 2A जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस थी वो रही लैम्डा 1 वाई एम ऑफ ए प्लस अल्फा 1 नॉट लैम्डा 1 प्लस बीटा 1 वाई एम डैश ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0, एंड अल्फा 2 वाई एम ऑफ ए प्लस बीटा 2 वाई एम डैश ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 9 कहता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 10 कहता हूँ जी, ठीक है। तो अगर ये इक्वल्स टू 0 हैं और ये दोनों देखिए, ये दोनों अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, वाई एम और ये वाई एम डैश और ये वाई एम, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में एक्स वाई में लेता हूँ। तो मैं देखें आप इसको, मैं क्या कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है मुझे कि इसका जो डिटर्मिनेंट है इस इक्वेशन का, इट मस्ट बी 0 जी। जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो भी इसका इक्वल टू 0 होना चाहिए जी, in order that this system be satisfied by alpha 1 and beta 1, not both 0 at the same time, the determinant of the coefficient must be 0 जी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मस्ट बी 0 होगा, और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा? वाई एम ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ ए एंड वाई एन ऑफ ए वाई एन डैश ऑफ ए, this should be equal to 0 जी, and this is equal to nothing but
वाई एम ऑफ ए वाई एन डैश ऑफ ए माइनस वाई एन ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0 जी। नाउ इस टर्म में फायदा क्या होगा? अगर आप गो बैक टू दिस इक्वेशन, वाई एम ऑफ ए वाई एन डैश ऑफ ए माइनस वाई एन ऑफ ए वाई एम डैश ऑफ ए, ये टर्म 0 हो जाएगी जी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 कह देता हूँ। लेट्स से ये 9 है तो ये 8 हो जाएगी, तो 7 कहीं पीछे ही थी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं 2b यूज करूंगा तो ये अबव टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, सो substituting this value of 11 in 8, similarly equation आप दूसरे आपके पास आ जाएगी b टर्म में। so substituting 11 and the other equation in equation 8, we get lambda m minus lambda n a to b p of h y n of h y m of h d of h, this is equals to 0 and since my both eigen values are different from each other, as देखें lambda m और lambda n इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते हैं तो फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं वो भी इक्वल होने पड़ते हैं, तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो दिस ओनली थिंग मस्ट बी इक्वल टू 0 जी। a to b p of h y n of h y m of h dh इसको 0 होना पड़ेगा जी। सो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये मुझे ये बता रहा है कि वाई एन और वाई एम जो दो आइगन फंक्शंस थे कोरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा एम और लेमडा एन के, ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट फंक्शन जी, पी ऑफ एच जी। ठीक है, और ये टर्म आप इस तरह का टर्म आप पहले कर चुके हो जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो उससे पहले हमने फोरियर सीरीज थोड़ी सी पढ़ी थी, उसमें हम फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर हम एक बड़ी अच्छी डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने एसएल को सबसे आखिर में रखा था कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा वो प्रॉब्लम भी, वो सारा टर्म, और थोड़ा सा एक टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। कि साथ मैंने इसलिए नहीं कराया था कि मैं नहीं चाह रहा था कि एक तरह की चीजें आपके ऊपर पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या और वो क्या है। सो अब मैं उनके रेफरेंस देने में आसानी महसूस करता हूँ और आई एम इजी टू डू दिस, कि इस तरह की ऑर्थोगोनैलिटी हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हुए हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू द वेरी नेक्स्ट एग्जांपल। मैं इसकी बेस के ऊपर ऑर्थोगोनल फंक्शन की बेस के ऊपर जो एग्जांपल है वो मैं करना चाहूँगा, वो है कि एग्जाम्पल represent the function f of x is equal to a, और कांस्टेंट a जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, for this interval, not infinity but 1, as a series of eigenfunctions as a of the SL problem. SL problem y double dash plus lambda y is equal to 0, h belongs to this domain, and y of 0 is equal to 0, and y of 1 plus 2y dash of 1, this is equal to 0। तो ये एक SL प्रॉब्लम है। यहां से उसने कहा कि एक ऐसा आइगन फंक्शन की सीरीज डेवलप करो जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, ए को। यानी आपने पहले सीरीज बनानी है और उसका फिर रिलेशन फाइंड आउट करना है ए के साथ। ठीक है, फंक्शन का। और अगर आप रिमेंबर करो तो आप किसी भी फंक्शन की सीरीज बनाना सीख चुके हुए हो फोरियर सीरीज में, जब आपने थोड़ा सा सीखा था कि वो, लेकिन वहाँ पे हमने थोड़ा फोर्स किया था अपने आप को कि आपके जो आइगन फंक्शंस हैं या जो आपके आर्गुमेंट है साइन, कॉस, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है,
यहाँ पे हम वेट फंक्शन बीच में थोड़ा सा आ जाता है और वेट फंक्शन के रेफरेंस से फिर हम बात करेंगे, बट लकीली इन दिस केस अवर वेट फंक्शन इज पी ऑफ एक्स इज 1 जी, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा जो है पी ऑफ एक्स 1 है, कभी कभी पी ऑफ एक्स 1 नहीं भी होगा, ठीक है। ए जो है वो आपके पास 0 है एंड बी जो है वो आपके पास 1 है जी। सो सोल्यूशन की तरफ अगर मैं जाऊं तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज लेस देन 0 के लिए ये कंट्राडिक्शन देता है और ये मैं काम नहीं करने जा रहा, ठीक है। इट्स अप टू यू टू प्रूव दैट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज लेस देन 0 के लिए मेरे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है, ठीक है। मैं सिर्फ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा जी। केस व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 जी, ठीक है। सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी आज जो इक्वेशन वो थी डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा स्क्वायर रूट, एंड जो सोल्यूशन होगा वो बड़ा वेल नोन सोल्यूशन है C1 cos of square root of lambda x plus C2 sin of square root of lambda x। सो इसका जो डेरिवेटिव है क्योंकि आपने बाउंड्री कंडीशन पे अप्लाई करनी है, C1 और C2 की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, तो यू शुड हैव सम डेरिवेटिव ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑब्टेन सॉल्यूशन। y डैश क्या होगा माइनस C1 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x प्लस C2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 वो मैं देखता हूँ कि फॉर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी C1 cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जी। C1 cos ऑफ 0 प्लस C2 sin ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 sin 0 0, दिस इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू 0 जी, ठीक है। C1 0 हो गया तो मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास सॉरी मुझे वापस जाना था, C1 0 हो गया तो फिर मेरे पास ये टर्म बच जाएगी ऐसा डेरिवेटिव C2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा cos स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x, तो y जो बचेगा y ऑफ x इज इक्वल टू C2 sin स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x एंड y डैश ऑफ x आ गया मेरे पास माइनस C2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x जी, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ जी, नो नॉट दिस वन बट दिस वन जी। नाउ माई सेकंड जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो थी y ऑफ 0, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y ऑफ 1 प्लस 2 y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 जी। y of 1 plus 2 y dash of 1 is equal to 0. y of 1 is here C2 sin square root of lambda plus 2 y dash of 1 is this thing minus C2 square root of lambda cos of square root of lambda is equal to 0. तो यहाँ से C2 आप कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 जी। और अगर आप इसको डिवाइड कर दें विद साइन तो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट, यस कैसे क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हम C2 तो मेरा 0 नहीं होगा ना, C2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। द रीजन इज इफ C2 इज 0 तो मेरे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, तो C2 को नॉट 0 रखते हुए फिर मेरे पास आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एंड दिस इज टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा जी। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जी, ठीक है। और ऑफ कोर्स दिस इज माइनस साइन हेयर, दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। व्हाई आई पुट माइनस हेयर,
इट्स डिफरेंट फ्रॉम आई नो, साइन का डेरिवेटिव क्रॉस होता है, नॉट माइनस क्रॉस, दिस इज प्लस प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस here. So this is equation number 5. Let's say tangent lambda is equal, यहाँ से अब मुझे lambda की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, देखें यहाँ से एक लैम्डा की, यहाँ इसको और इसको ऑर्डर में कंपेयर करूँ तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू मिल सकती है मुझे। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5, all the points of intersection in the graph, intersection in the graph y is equal to tangent of square root of lambda and y is equal to minus 2 square root of lambda, ठीक है। इनके ग्राफ के ऊपर देखें, ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया कि इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये कब, इस इक्वेशन में अननोन क्या लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड आउट हो रही। तो इस अगर मैं इससे ग्राफ बना लूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाऊँ, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो कॉमन पॉइंट होंगे, उसके ऊपर ये दोनों इक्वेशंस आपस में सेटिस्फाई होंगी। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, लैम्डा की वैल्यू बेसिकली उन लैम्डा के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन होगा जी। वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा कि इससे ड्राफ्ट ड्रा करूंगा और एक इससे ड्राफ्ट ड्रा करूंगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे वो उनका सोल्यूशन होगा जी, ठीक है। और लेट्स से उसको मैं से स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एन को मैं लैम्डा एन को मैं बीटा एन कह देता हूँ, और लैम्डा एन जो है वो बीटा एन स्क्वायर आ गया जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 व्हेन एन इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन जी। तो जो मेरे पास वाई एन हो जाएगा, वाई एन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा एन ऑफ एक्स जी, ठीक है। ये मेरे पास वाई एन आ गया। और जब मैं इसका फाइनल बाय विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इसका आंसर लिखना चाहूँगा, तो वहाँ पे मैं ऑफ कोर्स ये जो C2 था ये Cn में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लेट्स से दिस इज Cn बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक उसका सोल्यूशन आ गया। आइगन फंक्शंस जी, आइगन फंक्शंस, इनको मैं आइगन फंक्शंस भी कह सकता हूँ। सोल्यूशन को मैं आइगन फंक्शन कहूँगा, और बीटा एन किसके साथ डिपेंड कर रहा है, लैम्डा एन के ऊपर। लैम्डा एन क्या है, मेरी आइगन वैल्यू होगी जी, ठीक है। सो बीटा एन को भी मैं आइगन वैल्यू कह देता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि मैं इस जो मेरा फंक्शन है, देखें मुझे कहा क्या गया है, व्हाट्स आस्क्ड कि रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एज ए सीरीज ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ द एसल प्रॉब्लम, यानी इसका जो आइगन फंक्शंस आएंगे उसकी सीरीज में मैंने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को इक्वल कर लेता हूँ उसकी सीरीज के साथ, जैसे, ठीक है। सो एज गिवन दैट कि मुझे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, वो मैं सीरीज सोल्यूशन में लिखूं, इससे जो एसल प्रॉब्लम के आइगन फंक्शंस थे उससे सी एन साइन ऑफ बीटा एन ऑफ एक्स एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ए, इसको मैं लिख सकता हूँ एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity सी एन साइन ऑफ बीटा एन एच, ये होल का है, सिर्फ उसका नहीं है, ठीक है। अब अननोन चीज क्या है, टोटल अननोन चीज है सी एन जी, ठीक है। और सी एन का ये जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपने इससे पहले भी देख चुके हो कि सी एन का फार्मूला बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 पी ऑफ एक्स साइन बीटा एन ऑफ एक्स ए डी एक्स डिवाइडेड बाय 0 to 1 साइन स्क्वायर बीटा एन ऑफ एक्स डी एच से। अगर तो ये आपस में ऑर्थोगोनल होते तो ये इक्वल टू 1 हो जाता, और यहाँ से फिर मेरे पास ये जो सिंपल फोरियल कोफिशिएंट है वो बन जाते। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे नहीं पता कि बीटा एन की वैल्यू क्या है जी, ठीक है। बीटा एन की वैल्यू नहीं पता, तो फिर मुझे ये सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन लेट से इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूँ।
तो इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो इंटेग्रल्स हैं मैं उनको सेपरेटली डील करता हूँ जी, ठीक है। सो 0 to 1 साइन स्क्वायर ऑफ बीटा एन डी एच डी एच, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा एन जो होता है वो किससे इक्वल हो रहा, हाफ एंगल से डबल एंगल में जाओ तो 1/2 0 to 1 1 माइनस कॉस ऑफ 2 बीटा एन ऑफ एक्स डी एच, ठीक है। पावर से मैं विदाउट पावर, ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको पता है। एच 0 to 1 माइनस कॉस 2 बीटा एन एच, इसका इंटीग्रल होता है साइन 2 बीटा एन एच ओवर 2 बीटा एन 0 to 1, और दिस इज 1/2 माइनस 1/2 बीटा एन साइन 2 बीटा एन, और 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग। तो 1/2 कॉमन ले लें आप, 1 माइनस 1 ओवर बीटा एन साइन ऑफ, so this is 1 over beta n sine of 2 beta n, and but I miss one thing here, it is 2 not for this but for all this thing जी, so 1 into this thing 1/2 1 minus ये 2 यहाँ पे रहेगा, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो 1/2 into 1 minus 1 over beta n 2 sin beta n cos बीटा n, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट ओनली विद 1/2 1 माइनस साइन बीटा n cos बीटा n जी। सो ये आप मेरे पास इसका इंटीग्रल आ गया साइन स्क्वायर बीटा एन एच डी एक्स, और सिमिलरली मेरे पास जो ये इंटीग्रल है 0 to 1 साइन बीटा एन डी एच, इसकी वैल्यू भी मैं फाइंड आउट करूंगा जी। तो 0 to 1 साइन बीटा एन एच डी एच जी, तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ बीटा एन 0 to 1 1 सब एच ऑफ कोर्स यहाँ पर आएगा, तो माइनस कॉस बीटा एन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0 1 जी, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा एन जी, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, ये ऊपर वैल्यू आ रही है, इनकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा अपने जो इक्वेशन जो मैंने नाम दिया था उसका, तो 1a ओवर बीटा एन इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा एन, यहां से देखें ऑफ कोर्स ये बीटा एन भी यहाँ पे आएगा, तो ये बीटा 1 ओवर बीटा एन आउट एंड दिस इज 1 ओवर बीटा एन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो एंड द स्मॉलर थिंग इज डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर बीटा एन कॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैं चाहूँ तो सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको एज इट इज रहने देता हूँ, या एटलीस्ट इन कोफिशिएंट्स में देख लेता हूँ। 2a ओवर बीटा एन इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर बीटा एन कॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 2a ओवर बीटा एन इंटू 1 माइनस कॉस बीटा एन ओवर बीटा एन माइनस कॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा एन, और ये कैंसिल आउट हो के 2a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा एन डिवाइडेड बाय बीटा एन माइनस कॉस ऑफ बीटा एन साइन ऑफ बीटा एन। तो सी एन आ गया मेरे पास, सी एन की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अपने उस ओरिजिनल फंक्शन में, तो ए इज जो था एन वेरीज फ्रॉम 1 to 20, सी एन आइडेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो आइडेंट फंक्शन क्या थे, साइन बीटा एन एक्स जी, ठीक है। तो यहाँ पे सी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरा जो फंक्शन है वो आइडेंट फंक्शन में रिप्रेजेंट हो गया 2a 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा एन
divided by beta n minus cos of beta n sin of beta n and then sin of beta n of x सॉल्यूशन जी। आपने अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया आइडन फंक्शन सीरीज में जो एसएल प्रॉब्लम से आपने ऑब्टेन किए थे। कोरस्पॉन्डिंग एसएल, सबसे पहले आपने एसएल प्रॉब्लम से आइडन फंक्शंस ऑब्टेन किए और देन आपने ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट यूज करते हुए आपने उसको रिप्रेजेंट कर लिया अपने किसी नाउन फंक्शन में ए में। और ए का रोल कहाँ पर था? ए का रोल था इम्पोर्टेंटली जब आप ये इसको यहाँ पे तो ए की वैल्यू 1 थी ना, ठीक है, तो ए 1 था तो दैट्स व्हाई वी डिड नॉट बॉदर फॉर द वैल्यू ऑफ ए। समटाइम्स आपको जैसे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको x माइनस पाई एक्स दिया हुआ है, तो इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो उसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए की वैल्यू के साथ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले लेक्चर से मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आप अपनी मजबूत करें। आज आखिरी लेक्चर वाले दिन भी मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब बेसिकली मैं चलता हूँ जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, लास्ट टॉपिक ऑफ माय लास्ट लेक्चर, वो है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हेन वी आर इन डीलिंग विद एसएल प्रॉब्लम जी। We consider the following partial differential equation. C rho, partial u over partial t and j naught, partial u over partial x. This is a partial differential equation. And then I will we have the boundary conditions u of 0t is equal to 0 and partial u by partial x L of t this is equal to 0। ये आपके पास दो boundary conditions हैं, ठीक है जी। और then मेरे पास initial condition है u of x0 is equal to f of x। So I wrote the equation in this form जी। ये किस चीज का मॉडल है? बेसिकली अब ये जो इट्स ए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन मॉडल्ड ऑन ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, यानी उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी डेंसिटी या उसका के नॉट जो उसका कांस्टेंट है के नॉट, वो डिपेंड नहीं, जो वैल्यू है के नॉट की वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो फंक्शन है एक्स का, आर टी का जी। इन दिस केस वी टेक फंक्शन ऑफ एक्स जी। सी is a function of x, rho is a function of x and k naught is a function of x. That's why I wrote in this way. So this is a sometime in your whole theory which we studied before, हमने k naught को constant लिया था और जब आप इसे derivative लेते हैं तो this is something like that partial k naught by partial x, partial u by partial x, तो ये zero हो जाती है term जी। But today's in this lecture ये term zero नहीं होगी जी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाते हो इस इक्वेशन को, तो कोई इसमें इतना डिफिकल्ट वे नहीं है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, सब एक जैसा ही है काम। सिर्फ एंड में जब आप इसका सीरीज सोल्यूशन लिखते हो तो वहाँ पे एसएल सिस्टम वहाँ पे आता है और वो कहते हैं नहीं जी आप इस अंदाज से इसका सोल्यूशन लिखें और इस अंदाज से आप इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दिस होल थिंग इज वेरी सिंपल जी। रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर इक्वल। इसमें सी रो और के नॉट ये फंक्शन ऑफ एच से दिस टाइम ये। सो इसका सोल्यूशन में कैसे देखता हूँ, क्योंकि ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है और ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, बोथ आर होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस को एड्रेस करने का सबसे बेस्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं u ऑफ एच टी को मैं x ऑफ x एंड t ऑफ t से लिख लेता हूँ। तो u ऑफ एच टी ये चीज आ रही है, तो पार्शियल u बाई पार्शियल t जो होगा वो होगा x ऑफ x एंड t ऑफ t, एंड ये चीज सेट करो पार्शियल पार्शियल x के नॉट पार्शियल u बाई पार्शियल x। तो सबसे पहले पार्शियल u बाई पार्शियल x में लिखता हूँ तो वो इक्वल हो जाएगा x डैश ऑफ x t नॉट सॉरी t एज इट इज, ठीक है। और अगर आप पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ x के नॉट ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल x लिखेंगे
तो देखें आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल एच के नॉट एच डबल डैश ऑफ टी जी, ठीक है। और यहां से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एच। देखें लुक एट दिस, दिस इज के नॉट और दिस इज के नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल एच इंटू कैपिटल एच और टी ऑफ टी टू में बाहर ले लेता हूँ जी, ठीक है जी। ये स्टेटफुल आ जाएगा और क्योंकि एच इज ए प्योर फंक्शन ऑफ एच ओनली, सो इसको पार्शियल की अब जरूरत नहीं है बल्कि इसको डेरिवेटिव इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा के नॉट डी एच बाई डी एच टी ऑफ टी जी। अब आप इसको ओपन करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। या इसका डेरिवेटिव से सिंपल डेरिवेटिव है, ये सिंपल एच से वन डेरिवेटिव, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट इन दिस वे जी। सो ये चीज स्टेटफुल आ गई और ये चीज स्टेटफुल आ गई, तो इनकी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस इज नथिंग बट सी रो एच ऑफ एच टी डॉट ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एच के नॉट डी एच बाई डी एच by dx and this is t of t, ठीक है। सेपरेट करें तो t डॉट ऑफ t ओवर t ऑफ t प्योर फंक्शन ऑफ t ओनली, इसको इधर ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा c रो नो 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 1 ओवर c रो h ऑफ h d by d of h into k naught dh by dh, or this is a pure function of x only, this is a pure function of t only, so it should be equal to some constant, let's say minus lambda। तो अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, t of t is equal to our t of t is equal to minus lambda और 1 over c rho h of h d by d of h k naught dh by dh is equal to minus lambda. So this is t of t is equal to minus lambda t or t of t plus lambda t is equal to 0। ये इक्वेशन आ रही है आपके पास और यहां से आपके पास इक्वेशन आ रही है d by d of h into k naught d capital H over dh is equal to minus lambda c रो कैपिटल H जी, ठीक है। इसको एक साइड पे कर लें तो d by d of h k naught dh by dh प्लस lambda c रो h is equal to 0 जी, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर लोगे t नॉट ऑफ t प्लस lambda t, इसका सोल्यूशन तो आपको पता ही है, मैं सारा सॉल्व करने नहीं जा रहा आज, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये आपका एसएल प्रॉब्लम है, रेगुलर एसएल प्रॉब्लम। इसमें देखें आर ऑफ एच जो है, अगर मैं इसको फाइनल जो गुड शेप है उसमें लिखूँ, अगर मैं आर ऑफ एच डी एच बाई डी एच डी वाई बाई डी एच सॉरी प्लस क्यू ऑफ एच प्लस लेमडा पी ऑफ एच इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये था हमारे पास एसएल प्रॉब्लम जी, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व किए हुए मैंने इससे 2-3 एग्जांपल्स मैंने करी हैं आपके सामने, लास्ट लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी एक एग्जांपल मैंने करी है। इसमें ये देखें कि अब इस प्रॉब्लम को जो ऑब्टेन किया मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वो प्रॉब्लम कहाँ से आया है, जब आपने नॉन यूनिफॉर्म रॉड लिया था जिसमें सी रो एंड जो टेन आर था वो आपको कांस्टेंट नहीं रहा था, ठीक है। तो अब आप देखें कि आप इनको कंपेयर करें, कंपेयर इन लेट्स से इसको 1 कह दूं इसको 2 कह दूं, कंपेयर इन 1 and 2 we have r of h is equal to k naught, p of h is equal to c rho, or c of h, or c is maybe a function of h and rho may be a function of h, and q of h
इज इक्वल टू 0। ठीक है ना जी, ये आपके पास इस तरह आ गया एसएल प्रॉब्लम। अब दिस इज एसएल, इक्वेशन 1 इज द एसएल प्रॉब्लम जी, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वेशन 2 का सोल्यूशन दो, इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज आल्सो वेरी सिंपल इक्वेशन, बट आई एक्सप्लेन दिस होल मेथोडोलॉजी इन दिस लेक्चर एज वेल एज इन द लास्ट लेक्चर। सो इसको सॉल्व करना अब आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा जी। सो इससे आगे का काम तो आपका होमवर्क है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें अगेन आपके पास 3 केसेस आएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज लेस देन 1, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, और ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक लैम्डा के लिए यानी लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए आप नॉट 1, लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज लेस देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास केसेस आएंगे। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप उसको एड्रेस करोगे, लेकिन आपने दोनों प्रूव करने हैं कि वो कंट्राडिक्शन आ रही है। कहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है? इट्स योर जॉब टू चेक। सो अब पी ऑफ एक्स आपके पास ये आ गया। अब इससे रेलेवेंट आपके पास जो आइडल फंक्शंस आएंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे विद दिस रेफरेंस, पी ऑफ एक्स के रेफरेंस से, ठीक है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना मुश्किल काम रहा है आपके लिए। इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। अदरवाइज आई सजेस्ट यू टू सी द बुक ऑफ हैबरमैन। आप हैबरमैन की बुक में भी आप इसको डिटेल के साथ ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने जो बेसिक थीम था इस एग्जाम्पल का वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह के काम हम बहुत कर चुके हैं जी, ठीक है। ऑफ कोर्स वन थिंग, आपने बाउंड्री कंडीशंस को और इनिशियल कंडीशंस को भी कन्वर्ट करना है अपने कैपिटल एच और कैपिटल डी में, और ये काम भी आप पहले कर चुके होंगे, ठीक है। यानी ये कोई इतना इशू नहीं है कि आपके पास एक्स ऑफ 0 क्या होगा या एक्स ऑफ एल, एक्स डैश ऑफ एल क्या होगा, ठीक है, वो भी 0 होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आएंगी वो आप उनको एड्रेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आपका जो कोर्स था वो ख़त्म हुआ। कोर्स कंटेंट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ हमने कंप्लीट किए अपने पूरे 32 लेक्चर्स में, एंड और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वी डिस्कस वेरी ब्रीफली जी। मैंने बहुत बेसिक से लेके चला हूँ, जिसकी वजह से शायद हम बहुत स्लो भी रहे किसी दौर में, किसी जगह पे पेस हमारी ज़्यादा हो रही, किसी जगह पे कम हो रही। और कम कहाँ पे हुई कि मुझे बेसिक्स पढ़ाना पड़े। जैसे फोरियर सीरीज मेरे कोर्स कंटेंट्स में नहीं था, ठीक है। मुझे फोरियर सीरीज नहीं पढ़ानी थी, मुझे सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाना था, उससे आगे आगे चलना था। लेकिन आई थॉट कि आपने फोरियर सीरीज पहले नहीं पढ़ी होगी। ये मेरी एजम्पशन है, गलत भी हो सकती है, मैं मैथमेटिशियन हूँ, एजम्पशंस एज्यूम करता रहता हूँ हर चीज़। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने फोरियर सीरीज आपको बताई। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरी एजम्पशन है कि आप पढ़ के आए हो, मेरी एजम्पशन ही, बल्कि मेरा मुझे जो आपका कोर्स प्रीरिक्विजिट है उसमें लिखा हुआ भी है कि आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक्स आप पढ़ के आए हो। लेकिन इसके बावजूद मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे 8 लेक्चर्स लगाया, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे लगाया, हैंकेल ट्रांसफॉर्म पे लगाया। उससे बाद हमने उसकी एप्लीकेशन देखी। पहले हमने उनको सीखा इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो वो होती जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी आपको अपने पूरे इन 32 लेक्चर्स को देना चाहता हूँ। प्लीज बी अटेंटिव, और ये आपके टर्मिनल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया, और फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को डिस्कस किया कि हाउ टू ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आए, और सबसे पहले हमने उसको क्लासीफाइड किया। उसे 3 मेजर क्लासेस बना ली कि जनाब एक इलिप्टिक होगी, एक पैराबोलिक होगी और एक हाइपरबोलिक होगी। तो जो इलिप्टिक होगी उसकी क्या कंडीशन है, जो हाइपरबोलिक होगी उसकी भी एक कंडीशन है सर्टन, और सिमिलरली जो पैराबोलिक है उसकी भी एक सर्टन कंडीशन है। वो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो कंडीशंस डिपेंड करती हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। देन उसके बाद जो आई रिमेंबर कि हमने रिड्यूस करना सीखा अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टू ए कैनोनिकल फॉर्म जी। जब हमने ये बेसिक अपने आप को फेमिलियर कर लिया मैथमेटिक्स ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसकी मैथमेटिक्स से जब हमने अपने आप को फेमिलियर किया, तो फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड गो टू रियल लाइफ, इन रियल लाइफ, वहाँ से हम प्रॉब्लम उठाएं और उनको इंटरप्रेट करें
इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हम उनकी दूसरे लफ्ज़ों में मैथमेटिकल मॉडलिंग करें। उस मैथमेटिकल मॉडलिंग के जो 5-6 स्टेप्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उनकी अप्रॉक्सीमेशन एंड सबसे पहले आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन एंड आइडियलाइजेशंस क्या हैं, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर कंपाउंडिंग, और देन ये आपने इस तरह से उसको स्टेप वाइज लेके चले और आपने उसका किसी भी प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन उसको मॉडल करना आपने सीखा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमने जब फेमिलियर भी हो गए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ, हमने उनका कनेक्शन भी रियल लाइफ में देख लिया, देन वी थॉट व्हाई नॉट वी शुड गो फॉर द सोल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशंस। हम सोल्यूशन की तरफ जाएं कि अब हम इतने फेमिलियर तो हो रहे हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये एलिप्टिक है, ये पैराबोलिक है, ये फलानी इस क्लास से तलक रखती है, हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इनटू ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका कनेक्शन क्या है रियल लाइफ से। ये हमने जब सीख लिया, देन वी लर्नड, वी स्टडीड the methodologies to solve those partial differential equation। तो जो फर्स्ट methodology है वो हमने देखी थी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ट्रस्टेंडेंडा की बुक हमने फॉलो की और उसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की बुक बहुत सारे हमने एग्जांपल्स दिए, हमने बहुत डिटेल के साथ वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लेप्लास इक्वेशन को देखा, और उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है, जो इक्वेशन है, वो उसको होमोजीनियस होना जरूरी है, ठीक है। और इवन जब हमने लेप्लास इक्वेशन को ऑब्जर्व किया और रेक्टेंगल हमने ली, तो आई रिमेंबर कि उसमें होमोजेनियस इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन नहीं आई थी हमारे पास। देन हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हुए उसको हमने ब्रेक कर लिया अपने 4 प्रॉब्लम्स में, ठीक है, और वो उसको फिर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब उसके बाद देन आई वेंट फॉर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जी, कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं अपने सोल्यूशन को कैसे ऑब्टेन करता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। सबसे पहले उसमें मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, देन मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, और लास्टली मैंने हेंकेल ट्रांसफॉर्म को एड्रेस किया। और इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए पहले मैंने उनके बेसिक्स पढ़ी, आपको पढ़ाई कि उनकी बेसिक्स आप किस तरह से कोई भी फंक्शन हो, एलिमेंट्री फंक्शंस की हमने पहले सबसे लेप्लास लेना शुरू किया, और फिर करते करते हम अपना जो ऑब्जेक्टिव था वहां तक पहुंचे। अच्छा, इस बीच में मैं भूल गया मेंशन करना कि हमने फोरियर सीरीज को भी देखा था, ऑल्दो वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको देखा फोरियर सीरीज को। और फोरियर सीरीज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 फॉर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, उसको आपने देखा कि सबसे ज्यादा तो उसका वहां भी यूज हुआ। देन आज हमने एसएल प्रॉब्लम भी समहाउ उससे रिलेटेड है, किसी अंदाज से। फर्क यह है कि वहां पे हमारे पास वेट फंक्शन हम 1 लेते हैं और उसको ऑर्थोगोनैलिटी हम प्रूव कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेट फंक्शन 1 नहीं है असल प्रॉब्लम में। फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा यूज किया फोरियर सीरीज को। देन लास्टली वी स्टडीड दिस एसएल प्रॉब्लम जी, जो आपके कोर्स का लास्ट टॉपिक था, और इसके साथ ही आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि हमने अपने कोर्स को कवर किया और हमने बड़ी डिटेल के साथ उसको देखा जी। अब इट्स अप टू यू कि आप जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस आएंगी, जो नेक्स्ट आप उसमें आप अपनी इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हो, इन मेथोडोलॉजीज को कैसे यूज करते हो। ये सिर्फ आपके यहाँ पर नंबर लेने की बात नहीं है कि आपने एक कोर्स पास कर लिया और दैट्स इट। अगर आपने वाकई मैथमेटिक्स में रहना है तो यू शुड लर्न द मेथोडोलॉजीज विद कंसेप्ट्स। ये नहीं है कि एक अच्छा ये स्टेप याद कर लो और सॉल्व करके पेपर में चले जाओ और नंबर लेके अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ऐसा नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर आपने मैथमेटिक्स में रहना है तो कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज़ ट्रायल की जा सकती है, ठीक है। जैसे आज हमने पढ़ा या इससे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक चीजें हम ट्रायल करते हैं। अच्छा जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने उनका सोल्यूशन देखा, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने हर स्टेप के ऊपर उसको यूज किया। इस तरह की बहुत सारी चीजें, मैं अब क्या एग्जांपल दूं, फंक्शंस, उनके डेफिनेशंस, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़ी इन द सेंस डीपली, लेकिन हमने हर जगह पे उनको यूज किया। तो सिमिलरली जब आप हायर कोर्सेज की तरफ जाओगे तो आप यहाँ से बेसिकली आप जैसे सीरीज सोल्यूशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर अप्लाइड मैथमेटिशियन, ठीक है। तो सीरीज सोल्यूशन आपको उसका आइडिया होना चाहिए,
हाउ टू ऑब्टेन दैट सीरीज सोल्यूशन। सो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो मैं करना चाह रहा था आपके साथ, इसीलिए मैंने आज ये जो एग्जांपल है बड़ी आसान सी उठाई थी और मैंने होमवर्क दिया आपको कंप्लीट करने के बजाय कि आप इसको करें और बातें भी मेरी होगी और ये एग्जांपल भी आप इंशाल्लाह ज़रूर करोगे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वाया कैमरा शायद दोबारा मिलें। लेकिन इस सारी गेम में मैं सारे इस 32 लेक्चर्स में मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ कि आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द वेरी गुड थिंग, द वेरी बेस्ट थिंग टू यू। आपको मैं बेहतरीन चीज़ दूँ और मैंने आई कैन फील कि मैंने ऐसा किया है जी, ठीक है। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने जो मेरा ऑब्जेक्टिव था रियल वो मैंने ऑब्टेन किया है जी। सो इट्स अप टू यू कि आप अपना ऑब्जेक्टिव क्या आपने अचीव किया है, ये अब आप देखें, ठीक है। और वैसे भी टर्मिनल एग्जाम के बाद तो मैं भी देख लूँगा कि आपने कितना अचीव किया है, ठीक है। तो इस सारी बातों के साथ, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।